हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी परीक्षा में पूछे जाता है ये, जिसमें हिंदी पूछने की संभावना रहती है उसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। समास देखिए, सबसे पहले समाज में देखेंगे सब इसके भेद देखेंगे और इसके सब पूरे संपूर्ण समाज को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। समास, अव्ययी समास, सबसे पहले अव्ययी समास को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कर्मधारय समास को, फिर द्विगु समास को, और फिर द्वंद्व समास को, और फिर बहुब्रीहि समास को देखेंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने? 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। हम इन 6 भेदों को पढ़ने वाले हैं आज। 6 की 6 भेद पढ़ेंगे आज। और इसमें देखेंगे जैसे अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। आपने एक नियम पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। तो इसमें जो हमारा तत्पुरुष समाज है उसमें ये नियम लागू होता है। देखिए, और द्वंद्व समाज क्या होता है? द्वंद्व समाज को मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको आगे सभी समाज। द्वंद्व समाज क्या होता है? द्वंद्व होता है, इसी विलोम समझ आते हैं, लड़का लड़की, आगे पीछे, अच्छा बुरा, ये सब क्या है? द्वंद्व होता है, उनमें द्वंद्व दिखाई देता है। तो क्या होता है? वो द्वंद्व समाज होता है। बहुब्रीहि क्या होता है? जिसमें तीसरा अर्थ निकल कर आता है सामने। क्या तीसरा अर्थ निकल कर सामने आता है? वो क्या होता है? वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। द्विगु समास का होता है, जिसमें संख्या आ जाती हैं, गिनती या संख्या आती हैं, उनमें क्या कहते हैं? द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या होती है? कर्मधारय समास मैंने आपको समझाया थोड़ा, कर्मधारय में और आपको तत्पुरुष में और अव्यय में। अव्यय समास तो आपको याद रखना है कि अव्यय समास क्या होता है। जिसके पीछे आ आता है, इसके आगे आ, प्रति, हर एक, प्रतिदिन, ऐसे वो क्या होता है? अव्यय होता है। तत्पुरुष मैंने आपका एग्जाम्पल दिया ही है। चलिए, आप सब समास को मैं एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास क्या होता है? समास की परिभाषा व समास के भेद, समास का अर्थ, समास की परिभाषा, उदाहरण सहित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ उत्तर देने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर समास की परिभाषा के रूप में आप सबसे पहले देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करे जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल को कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो अर्थपूर्ण शब्द जुड़ते हैं उन्हीं को ही समास बोलेंगे। ये नहीं कोई भी शब्द जोड़ दिया और उनको कह दिया समास बन गया। अर्थ, उनका अर्थ होना चाहिए, अपने आप में एक अर्थ होना चाहिए। तो क्या हुआ? जब वो अर्थपूर्ण शब्द जोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? समास होते हैं। और दो वर्णों के मेल को कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षेप में आगे देखिए, इसको हम देखते हैं आगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। समास रचना में प्राय दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं। देखिए, दो शब्द होते हैं, किसी भी चीज़ दो शब्द जुड़ेंगे या पद जुड़ेंगे तभी तो समास बनेगा। तो देखिए, घुड़सवार को अगर हम समास के रूप में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? संक्षेप में क्या बोलते हैं? घुड़सवार, और उसका विस्तार क्या होता है? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार को क्या बोलते हैं? घोड़सवार। तो क्या क्या हो गया? ये विस्तार हो गया इसका, ये संक्षेप हो गया। संक्षेप में क्या बोलते हैं? घोड़सवार। ये समास है और घोड़े पर सवार होता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी पहले पद शब्द को पूर्व पद, पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को, आखिरी पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। मतलब पहले पद क्या होता है? सबसे पहले आता है पूर्व, पूर्व का नाम ही पहले है, पहले आता है उसे कहते हैं पूर्व पद। उसका बाद में शब्द आता है उत्तर, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्तर पद, या आखिरी शब्द होता है जो कहते हैं उत्तर पद। अब देखते हैं यहाँ पर, साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्ति ऐसे ऐसे शब्दों को अलग करते हैं, जैसे का, के द्वारा, को, के लिए, या, और, पर, से आदि। मैंने अभी बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था, वही चीज़ है। देखिए, जैसे घोड़सवार पर क्या हुआ है? घोड़े पर सवार। घोड़ा क्या है? पूर्व पद है और विभक्ति है ये, और सवार क्या है? उत्तर पद है। तो घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ नया समास शब्द घोड़सवार बनने पर विभक्ति का लुप्त हो जाती है। क्या होती है? को का लुप्त का हट जाता है। देखिए, एक घोड़े पर सवार को हटा देंगे हम, का को हटा देंगे, घोड़े ये लुप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो घोड़सवार बनेगा। घोड़सवार बनेगा तो थोड़ा सा मात्रा भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि और समास में मात्रा चेंज नहीं होगी, खाली इसमें खाली एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। और शब्दों में मात्राएँ चेंज नहीं होती। यहाँ पर देखिए, ओ की मात्रा लगी है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, बाकी वही चीज़ रहनी है। और ड़ा पे जो मतलब ये एक ही मात्रा वो हट जाएगी और घुड़सवार हो जाएगा। क्या होगा? घुड़सवार।
क्योंकि हम किसी की भी चीज़ को बोलते हैं तो घोड़े पर सवार तो बोलते नहीं, कहते हैं घुड़सवार आ रहा है, या फिर अगर विस्तार में कहेंगे तो घोड़े पर सवार आ रहा है या घोड़े सवार है वो। आगे देखते हैं, इसमें समास के भेद देखेंगे अब। महत्वपूर्ण है समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम पढ़ने वाले हैं 6 के 6 भेद आज इस वीडियो में। अब भाई समास सबसे पहले देखेंगे, फिर तत्पुरुष देखेंगे, फिर क्रमधारय समास देखेंगे, फिर हम देखेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण की वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है ये, यदि आप इसको सही से देखते हैं। चलिए देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं इसका पदों की। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर देख लेंगे। अव्ययी समास क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। आपको याद रखना, अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा होता है? अव्ययी समास होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष, क्रमधारय या द्विगु समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? इन 3 समास ऐसे हैं, ये 3 समास ऐसे हैं जो तत्पुरुष, क्रमधारय और द्विगु समास जो उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, उत्तर पद कैसे प्रधान होता है इसमें। देखिए, आप देखेंगे उत्तर पद जो मैंने बोला था, एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद, 2 पद होते हैं समास में। 2 पद होते हैं, एक पहला पद, एक द्वितीय पद। तो जो अव्ययी समास है उसमें पूर्व पद होता है। जैसे हर एक, प्रतिदिन, ये क्या है? प्रति पूर्व पद प्रधान है। प्रति क्या है? प्रधान पद है। प्रति और हर माने वो ही है, इसमें हर एक के लिए बात की गई है। प्रति के माने भी हर एक होता है, प्रति एक माने तो प्रति एक होता है, पूरा मिला के हो जाएगा प्रति एक। तो ये क्या है? पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, और तत्पुरुष समाज में और कर्मधारय समाज में और द्विगु समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। अब द्वंद्व समास में देख लेते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्योंकि द्वंद्व आगे पीछे, लड़का लड़की, ऊपर नीचे है दोनों, क्योंकि दोनों का ही पद प्रधान है। दोनों अपने आप में पूर्ण संपूर्ण शब्द हैं, तो दोनों प्रधान हैं। इसमें कोई ऐसा पद नहीं है जो प्रधान है, सब दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में देखते हैं, कोई तीसरा शब्द निकल कर आता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। अब देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इसमें कोई तीसरा पद निकल कर सामने आता है। क्या आता है? तीसरा पद निकल कर सामने आता है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आगे देखेंगे अव्ययी समास। अव्ययी समास में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण समास है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है समास के भेद जानने की। जिस समास का पूर्व पद क्या? पहला पद क्या हो? अव्यय। अव्यय माने कोई ऐसा शब्द हो जो प्रधान हो। अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको अव्यय में मैं पढ़ाऊँगा आगे, जिसमें मैंने एक वीडियो बना भी रखी है। अगर यदि आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। तो अव्यय वो होते हैं जिसमें लिंग, कारक, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो ये अव्यय समास इसीलिए कहला जाता है, क्योंकि प्रति हर समय प्रति में ही आएगा, हर माने एक ही में आएगा। तो ये क्या होते हैं? ये अव्यय समास होता है। इसमें आए ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्ययी समास कहा जाता है। पहचान देखिए इसे, क्या है पहचान? पहला पद शब्द में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, या, यावत, हर आदि का प्रयोग होता है। जैसे समझे? देखिए, पहले क्या आएगा? हर शब्द से पहले या तो अनु लगा हुआ, अनुच्छेद, अप्रत्याशित, प्रति एक, भर पेट, यथा संभव। ये क्या हुआ? ये सब जब लगा हुआ इनमें तो क्या हुआ? इनकी पहचान है ये। देखिए, आप इनकी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन यहाँ से लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा प्रत्येक दिन। समाज का विग्रह क्या होता है? प्रत्येक दिन। प्रतिदिन को तोड़ेंगे हम तो प्रत्येक दिन होगा, नहीं होगा, प्रतिदिन। अब देखेंगे आजन्म, मतलब जन्म से लेकर, आजन्म होता है जन्म से लेकर, जब इसको विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर हो गया। तो ये आप समझिए, चीज़ों को समझिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो तत्पुरुष समास से ही बनते हैं हमारे। तत्पुरुष समास यदि आप समझ गए तो आप आधे समास को समझ गए। क्योंकि आधे समास 100% समास में 50% समास तत्पुरुष समास का रोल है। तत्पुरुष समास में देखिए, जिस समास में उत्तर पद, बाद का पद या शब्द, आखिरी शब्द प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें आखिरी पद प्रधान होता है तथा दोनों पद शब्दों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है या हट जाता है। देखने, एक को, के लिए, में आदि क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं।
या गायब हो जाते हैं या हट जाते हैं, कोई भी समझिए आप, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आप देखेंगे जैसे राजा का कुमार तो हट गया तो राजकुमार हो गया, क्या हो गया? राजा कुमार के बीच में से अगर मैं का को हटा दूंगा, इस का को हट, ये देखिए यहाँ का हट गया, यहाँ पर हो गया राजकुमार। यहाँ धर्म ग्रंथ हो जाएगा, का हट जाएगा, यहाँ को हट जाएगा तो ये का और को करने वाला तो हो जाएगा रचनाकार। रचना को करने वाला कौन होता है? रचनाकार होता है ना, होता है। रचना को करने वाला हम क्यों बोलेंगे? रचना को करने वाला है वो, हम कहेंगे रचनाकार है वो। धर्म का ग्रंथ नहीं बोलेंगे, धर्म ग्रंथ बोल देंगे। राजा कुमार ना होकर राजकुमार हो जाएगा वो। तो ये क्या होगा? ये हमारे तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल हैं, ये आप देख सकते हैं ना। आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। भेद क्या है? विभक्ति या कारक चिन्ह का, को के लिए, में से आदि का क्या हो जाता है? ये लुप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, इनका प्रयोग होता है इनमें। तो ये सबसे पहले देखें, का वाला का, को के लिए, इनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। आदि नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य 6 भेद पढ़ेंगे हम। तत्पुरुष समास तो अपने आप में एक समास है ही, मगर इसके भेद भी हैं, इसके 6 भेद हैं। मैंने आपको बताया था कर्ता ने। सबसे पहले देखिए, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपका समाज, तत्व समाज पूरा हल हो जाएगा। देखिए कर्ता ने तो छोड़ दीजिए, कर्ता ने इसमें प्रयोग नहीं होता है, ये वाला सिर्फ बाद में प्रयोग हुआ, ये इसमें नहीं होता है। तो हमारा शुरू हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, कर्म से शुरू होगा, कर्म को, फिर करण से, फिर संप्रदान के लिए, फिर आपादान से, फिर होता है आपादान से संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, फिर संबोधन होता है। संबोधन भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। आपको आके की तक याद रखना है। तो ये 6 हो जाएंगे। अभी आपको मैं दिखा, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें। तो आगे देखते हैं इनकी। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। देखिए मैंने कहा कर्म से शुरू होता है, कर्ता से शुरू नहीं होगा। थोड़ी सी आवाज़ बच्चों की आती है, बच्चे थोड़ा सा बाहर खेल रहे हैं, हल्ला काट रहे हैं थोड़े, आप थोड़ा एडजस्ट करना। देखिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष में सबसे पहले हमने कहा था आपको कर्ता छोड़कर कर्म से याद रखना है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म को होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को याद रखना। यहाँ को का लुप्त हो जाएगा, को का लोप हो जाता है। देखिए हर शब्द में कर्म में क्या होगा? को का लोप ही हो जाएगा। देखिए इसमें कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, को हट जाएगा। लोप या लुप्त या गायब हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर को शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गगन चुंबी, तो गगन को चुमने वाला, तो यहाँ पर क्या हो गया? यह को हट गया, क्या हो गया? यहाँ पर को, यहाँ पर आपका को हट गया, तो यह गगन को चुमने वाला खाली क्या हो गया? गगन चुंबी रह जाएगा। गगन को चुमने वाले में को हट गया, तो गगन को चुमने वाले में से जब को हटा देंगे तो गगन चुंबी रह जाएगा। यही जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाले में से का को हटा दो तो जेब कतरा हो जाएगा। इसको प्राप्त, तो यश को प्राप्त को हटा दो तो यश प्राप्त हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। आप कारण तरफ देख रहे हैं, करण, तो करण मैंने बताया कर्ता ने कर्म को करण से, अब इसमें से का लुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? से का लोप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे होगा से का लोप। इसमें करण की विभक्ति से के द्वारा, मतलब के द्वारा इनका लोप हो जाता है, से का और के द्वारा लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने से और के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं होता है इन शब्दों का। कथाने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो ये से का महत्वपूर्ण से है इसमें। तो से को आप इसमें दे तो इसमें और भी रखा है, के द्वारा भी दे रखा है, और तो आपको के याद नहीं रखना, के द्वारा महत्वपूर्ण से है, से का लोप होगा। हाँ, अधिकतर जो करण समास होता है उसमें से का प्रयोग होता है, तो इसलिए से का लोप हो जाता है। तो भी क्या होता है? नया शब्द बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कौन समाज कहते हैं इसमें? करण समाज कहते हैं। तो क्या करण का भेद कहते हैं, समाज तथा पुस्तक का भेद कहते हैं करण का। देखिए करुणा से पूर्ण, तो ये से का लोप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? करुणा से पूर्ण, तो से का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा करुणा पूर्ण। सूर्य द्वारा रचित या सूर्य के द्वारा रचित, तो सूर्य रचित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो क्या हो गया? सूर्य के द्वारा रचित या सूर्य के द्वारा रचित, तो इसमें के का लोप हो गया इसमें भी, तो क्या हो गया? सूर्य द्वारा रचित या सूर्य रचित हो जाएगा वो। तो संप्रदान के लिए पढ़ेंगे, संप्रदान हम पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष पढ़ेंगे, चतुर्थी सत्पुरुष पढ़ेंगे। इसमें कारक की व्यक्ति के लिए लुप्त हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? के लिए लुप्त हो जाता है। इतने शब्द ये हमारे क्या हट जाएगा? ये हट जाएगा और नया शब्द बनेगा।
जब ये के लिए हट जाएगा तो ये नया शब्द बनेगा। तो संप्रदान के लिए होता है, मैंने बताया था आपको। तो के लिए हट जाएगा और नया शब्द बन जाएगा, अर्थात नए शब्द बनने पर के का शब्द हट के प्रयोग और नया शब्द बनेगा। के लिए हट जाएगा और नया शब्द बन जाएगा। देखिए, अगर मैं कह दूं कि प्रयोग के लिए शाला, तो ये क्या होता है? प्रयोगशाला होता है। क्या होता है? प्रयोगशाला। तो के लिए हटा दो तो प्रयोगशाला हो जाएगा। ऐसे डाक के लिए गाड़ी, तो डाक गाड़ी होता है, इसमें के लिए हट जाएगा, के लिए हट जाएगा। और इसमें आगे देखिए, स्नान के लिए घर, तो इसमें भी क्या होगा? के लिए हट जाएगा तो स्नान घर हो जाएगा। इसलिए लंबा क्यों बोले हम? डाक गाड़ी, प्रयोगशाला, ये बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो ये वही चीज़ है, आपको थोड़ा सा समझना है इसको। आगे देखते हैं हम। अभी हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष। तो देखिए, अब हमारे चौथा भेद है जी तत्पुरुष समास का। तो अपादान क्या है? पंचमी। इसमें भी सेव होता है। देखिए, इसमें करण में भी सेव होता है और इसमें भी सेव होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस अंतर क्या है। अपादान में क्या होता है? किसी चीज़ का अलग होने का भाव या अलगाव का भाव प्रकट होता है। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे ही अपादान कहते हैं। और से क्या होता है? से किसी चीज़ पर काम, किसी चीज़ से काम होने का भाव प्रकट होता है। जैसे लकड़ी से पेड़ काटना, तो ये क्या हो गया? लकड़ी से पेड़। या और भी बोल सकते हैं। से कब होगा? से होगा जब हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये क्या होता है? हिमालय से गंगा अलग हो गई। तो जब कोई कार्य होता है, जैसे रावण ने राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? कोई क्रिया हो रही है, तो क्या हो रही है वो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमारा करण हो जाएगा। क्या है? कारण क्या है? किससे मारा? उससे बाण से मारा। तो क्या है? उससे अगर कोई क्रिया होती है, कोई क्रिया होने की भाव प्रकट होता है, तो वहाँ करण होता है। और कोई अलगाव का भाव प्रकट होता है, अलग होने की भाव प्रकट होता है, तो वहाँ क्या होता है? अपादान। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल गिर गया, तो इसमें क्या हो गया? तो इसमें अपादान हो गया, क्योंकि पेड़ से अलग हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। समझ गए आप? इसमें आप देखते हैं, दोबारा इसको देख लीजिए। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से क्या होता है? से किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है। देखिए, इसमें भी कहा गया है, किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है या लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर से विभक्ति का लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाता है का प्रयोग नहीं होता। साथ ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से किसी और वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के विभक्त, अलग या जुदा होने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप समझ सकते हैं जिसको। जैसे धन से हीन, वो धन से अलग हो गया, धन का है ही नहीं उसके पास, तो धनहीन हो गया वो। पद से भ्रष्ट, मतलब वो पद भ्रष्ट हो गया, पद से अलग हो गया, पद से उसका जो था मार्ग था वो हट गया, तो क्या हुआ? पद भ्रष्ट हो गया वो। पाप से मुक्त है, पाप से मुक्त हो गया, अलग हो गया पाप से वो। तो ये क्या है? हमारे अपादान से की विभक्ति है, जो इसमें से का लुप्त हो जाता है। से क्या हो जाता है? से विभक्ति का लोप हो जाता है या लुप्त हो जाती है। अब देखेंगे हम आगे आगे। पांचवा संबंध, संबंध तत्पुरुष है ये। क्या है? संबंध। संबंध में कहते नहीं है, राम का भाई, राम के पिता, राम, ये सब क्या होते हैं? इसमें संबंध तत्पुरुष होता है। इसमें क्योंकि का के की, इसमें क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, संबंध हो जाता है। ये संबंध किसी चीज़ के बारे में बताता है। संबंध का के की लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द। कौन कौन से शब्द लुप्त होते हैं? का, की, के क्या और का, ये का के की लुप्त हो जाते हैं, अर्थात नया शब्द बनने पर ये शब्द नहीं जुड़ते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष कहते हैं। संबंध तत्पुरुष के हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है। देखिए, राजा आज्ञा, तो राजा की आज्ञा, इसमें की का अलग अलग हो गया, भेद हो गया। मतलब की क्या है? लुप्त हो जाएगा इसका। जब की लुप्त हो जाएगी तो राजाज्ञा हो जाएगा। शिव का आल है, तो का को भी हम लोप कर देंगे, जब को का लोप हो जाएगा तो शिवालय हो जाएगा। और आगे देखिए, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हो जाएगा, का को हम क्या कर देंगे? लुप्त कर देंगे। तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। किसी का संबंध बता रहा है कि राजा की आज्ञा, तो राजा से संबंध बता रही है आज्ञा। शिव का आल है, तो शिव का संबंध बता रहा है। राजा का पुत्र, तो राजा से संबंध बता रहा है। तो ये संबंध में क्या होता है? का के की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष कहते हैं। ये आपको समझ में आता होगा। यदि ना आए तो दोबारा वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आगे है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष जो हमारा लास्ट भेद है तत्पुरुष समास का। इसमें क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है, सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं इसे। इसमें अधिकरण का कारक की विभक्ति में पर, क्या होता है? में पर। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो पेड़ पेड़ पर हो गया, तो इसमें क्या होता है? में पर लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? में पर लुप्त होता है। तो ये क्या होता है? घोड़े पर,
घोड़े पर राजा बैठा है, तो पर लुप्त हो जाता है। तो में पर लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर में पर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? में और पर का प्रयोग नहीं होता है। तो यही क्या है? हमारे अधिकरण तत्पुरुष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप देख सकते हैं, आप पर बीती, तो आप पर बीती का हो जाएगा आप बीती हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम हो जाएगा पुरुषोत्तम हो जाएगा। शोक में मग्न, तो में समय इसमें देखिए किसका लोप हो रहा है? इसमें में का हो रहा है। ये पर का लोप हो गया, तो आप पर बीती था तो आप बीती हो गया। पुरुषों में उत्तम तो पुरुषोत्तम हो गया। शोक में मग्न होता तो शोक मग्न हो गया। इसमें विभक्ति का लोप हो गया, इसीलिए ये क्या है? हमारे सप्तमी विभक्ति बोलते हैं। आप इसको याद रखना, हमारे साथ ही अधिकरण तत्पुरुष था, अधिकरण में पर लुप्त हो गया। आगे देखते हैं और समास, क्रमधारय समास। हमारा क्या देखेंगे आप? क्रमधारय समास। देखिए आप, वो तो 6 समास थे तत्पुरुष समास के, वो हट गए हैं। अब देखिए हमारा तीसरा समास आ गया है, क्रमधारय समास। देखिए क्रमधारय समास में होता क्या है? देखिए समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो। देखिए इसमें रखना, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष से संबंध हो, उसे कहते हैं, पूछा जाता है ऐसा तो कहते हैं कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? जो पहले उपमान या उपमेय विशेषण या विशेष से हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। आप देख सकते हैं पहचान इसकी कैसे करेंगे। पहचान इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। क्या आते हैं? है जो के समान, है जो के समान आते हैं। इसको आपको याद रखना है जो के समान या क्या होते हैं? आते हैं, उसी को कहते हैं हम कर्मधारय समास कहते हैं। आपको बहुवरी और इसमें कर्मधारय में पहचान रखनी है, अंतर है। देखिए बहुवरी में तीसरा शब्द निकल कर आता है, मगर इसमें तीसरा शब्द ना निकल कर वही शब्द आता है, मगर इसके बीच में है जो लग जाता है। इसी देखते हैं चरण कमल। तो इस चरण कमल के क्या है? कमल के समान चरण, तो ये क्या है? के समान आ गया, इसको हटा देंगे तो कमल चरण हो जाएगा। कमल के समान चरण हो गए। ऐसे महादेव, महान है जो देव, क्या है? महान है जो देव, ये क्या है? इसका विभक्ति का लोप हो जाता है, तो ये हो जाएगा महादेव हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो अगर हम इसे हटा देंगे तो चंद्रमुख हो जाएगा। ये क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण थे। अब देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? देखिए द्विगु समास, जिस समास समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, अर्थात जिस शब्द का प्रथम पद पहला शब्द गिनती, गणना अथवा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध कराता है, तो क्या होता है वो? वो होता है हमारा विशेषण। एक मिनट। तो देखिए जिस शब्द का प्रथम पद पहला शब्द गिनती, गणना अथवा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी संख्या या समूह का बोध करवाता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहा जाता है। जिसमें गिनती या मैंने बताया था आपको, जिसमें किसका जो गणनावाचक होते हैं वो द्विगु समास होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस समास में या जिस शब्द में क्या होता है, इसमें गिनती आती है, ऐसी 1 2 3 7 5 ऐसे कहते नहीं है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसमें द्विगु समास के, हम अभी एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ आगे। तो ये क्या है? सब क्या होते हैं? ये द्विगु समास होता है। देखिए त्रिलोक, इसमें 3 आ गया तो त्रिलोक, तो 3 लोगों का समाहार, तो त्रिलोक हो गया। दोपहर का 2 आ गया, देखिए इसमें दोपहर का समूह, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? दोपहर हो गया, दोपहर। और क्योंकि 2 पहर मिलते हैं तो उसे बोलते हैं दोपहर। और सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह क्या होता है? 7 सिंधुओं का समूह क्या होता है? सप्त सिंधु होता है। यह किसके एग्जाम्पल थे? ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण थे या एग्जाम्पल थे, आप देख सकते हैं। अब द्वंद्व समास देखेंगे। देखिए दो द्वंद्व मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया, अभी देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण समास है द्वंद्व। जिस समस्त पद पूर्ण शब्द के दोनों पद प्रधान, प्रथम पद या आगे के देखते हैं हम प्रधान पद अथवा उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों समास क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे दोनों शब्दों में द्वंद्व है, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे लड़का लड़की है द्वंद्व, तो ये क्या है? सब द्वंद्व समास है। इनके मैं अभी एग्जाम्पल
सबसे पहले इसमें पहचान देखिए, दोनों शब्दों के बीच में पहचान क्या होती है, उसमें योजक चिन्ह आता है। इसी अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं लड़का ऐसे लिखूँगा, लड़का और लड़की, लड़की, तो इसमें क्या है, बीच में योजक चिन्ह है। ऊपर नीचे क्या है, इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। ये दोनों में जब योजक चिन्ह आते हैं तो इनकी पहचान है ये, तो वो हमेशा ही क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, वो होते हैं आपके द्वंद्व समास होता है, और वो साथ साथ नहीं आते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी लिखेंगे साथ साथ, तो आपने अभी लिखा होगा ऊपर नीचे, तो आपने उसमें बीच में डैश जरूर देखा होगा। तो ऐसे ही क्या होते हैं, वो होते हैं द्वंद्व समास। आप आगे देखते हैं। दूसरा, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। देखिए, दूसरे मैंने कहा, जो मैं अभी समझा रहा था आपको, विलोम माने या एक को विरोधी माने एक ही बात है, या विलोम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम में है, या फिर विरोधी कह सकते हैं। साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद व दूसरा पद एक दूसरे के विरोधीभाषी या कहा जाए कि विलोम होते हैं। देखिए, बात आ गई वही विलोम की, या विलोम होते हैं, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, द्वंद्व है दोनों में। क्या है, द्वंद्व है दोनों में। शब्द, गुण, पदार्थ, स्थिति जो परस्पर विरोधी हों, अर्थात इस समास में ऐसे पद, प्रथम पद और उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो वही क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। अब इनका मैं भेद दिखा देता हूँ आपको। भेद मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकते हैं। ठंडा गर्म है दोनों में, विलोम शब्द है दोनों। ठंडा अलग होता है, गर्म अलग होता है। देवासुर, तो जब इनमें से यह हट जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ठंडा गर्म साथ में आ जाते हैं, यो चिन्ह। देवासुर, देव और असुर, देखिए एक देव होते हैं, एक असुर होते हैं। देव माने देवता होते हैं, असुर माने जो वो होते हैं राक्षस, वो असुर होते हैं। देव असुर। पाप पुण्य, पाप माने अच्छा काम, बुरा पुण्य, पाप माने बेकार काम, पुण्य माने अच्छा काम। तो ये क्या है, पाप पुण्य, ये क्या है, सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नदी नाले, नदी बड़े होते हैं, नाले छोटे होते हैं। नदी में अच्छे निर्मल होते हैं, नाले बेकार होते हैं इसमें, तो इसलिए उसमें गंदगी बहती है नालों में, और नदी स्वच्छ और निर्मल होती है। तो ये क्या है, हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं और पढ़ेंगे इन्हें। और हमारा लास्ट समास रह गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो हमारा लास्ट समास है। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास पद पूर्ण शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या, कोई पद भी प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा अर्थ निकल कर आता है सामने, तीसरा अर्थ निकलता है, उसी को ही कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे मैंने कहा ब्रह्म की चार मुख वाले, तो क्या है, अर्थात ब्रह्मा जी होते हैं चार मुख वाले। कौन होते हैं, ब्रह्मा जी। आगे देखते हैं, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाले कौन होता है, अर्थात विष्णु जी होते हैं चक्र को धारण करने वाले। ठीक है। चंद्रमुख या जटाधारी, तो कौन होते हैं, जटाधारी शिव जी होते हैं। तो ये क्या है, तीसरा अर्थ निकल का आता है। अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर और समझेंगे आगे। जिस समस्त पद पूर्ण शब्द में कोई प्रधान पद नहीं होता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है या समास कहते हैं। अर्थात ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो कि उन शब्दों के बारे में न बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है, किसी और ही व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषता को बतलाते हैं या दर्शाते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समास। देखिए, इसमें इसके एग्जांपल देख लीजिए। मैंने अभी कहा था, मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल। देखिए, नीलकंठ, तो नीलकंठ माने कौन होता है, शिव जी होते हैं। नीला है, देखिए नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी होते हैं। अगर ऐसा कोई मिल रहा है दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव होते हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश होते हैं। उनका सूंड होती है, लंबे होते हैं, उनको उदर होता है, तो क्या है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो कौन है, गणेश जी होते हैं वो। चौलड़ी, तो चौलड़ी में क्या होता है, चार हैं लड़ी जिसमें माला। ठीक है, तो चौलड़ी में क्या होता है, इसमें आपको चौलड़ी का मतलब वहाँ बदल गया, वहाँ पर भी होता है। ये चौलड़ी का मतलब क्या होता है आपका, चौलड़ी में आपका द्विगु समास भी होता है, तो वो चार आ गया यहाँ पर, चार हैं लड़ियाँ जिसमें माला, मगर माला इसका तीसरा अर्थ भी है, तो ये माला भी हो गई। अगर इसमें बहुब्रीहि समास दिया होगा तो आप बहुब्रीहि मार देना, और एक ही देगा वो, या आपको देगा द्विगु समास या देगा फिर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में। तो जो भी ऑप्शन हो उसमें मार देना, क्योंकि चार हैं तो यहाँ पर आप उसमें द्विगु भी मार सकते हैं आंसर में। ठीक है। दशानंद, दशमान माना होता है रावण। दस है आनंद जिसके, अर्थात मुख, तो क्या है ये, दशानंद होता है ये। आगे देखते हैं इसके और भी जो एग्जाम्पल हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है।
दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात दस हैं जिसके अर्थात रावण। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर कि इनमें अंतर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न में दिए जाते हैं जो समास दर्शाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ माने क्या होता है, नीला है कंठ, नीला है जो कंठ है, तो ये कर्मधारय समास है। देखिए यहाँ पर पता लग रहा है, अगर ऐसे लिखा हुआ नीला है जो आ जाता है जो, तो वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन नीलकंठ में अगर कैसे होगा, नीला है कंठ जिसका, इसमें जिसका आ जाएगा ऐसे करके। इसमें नीला है कंठ, देखिए यहाँ पर कंठ पहले है जो, इनके है जो बीच में है, अगर नीला है कंठ ये साथ में है देखिए, और जिसका बाद में है, तो यहाँ पर आपको समझना है, तो वो बहुवचनी समास होगा। क्या होगा, बहुवचनी समास होगा। देखिए दोनों में अंतर समझने का चीज़ है। दशानन, यहाँ 10 आनंदों का समूह, तो द्विगु समास हो गया, मैंने बोला था, जिसमें संख्यावाचक भी है। और दशानन में क्या है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ये देखिए इन दोनों में अंतर समझिए आप। अब ऐसी स्थिति में ध्यान दें कि अगर समास विग्रह दिया गया है तो ज्ञात करें कि वह किस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन कर रहा है। जिस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन किया गया होगा वह समास ही होगा। कौन सा होगा, वही समास होगा वो। परंतु अगर सिर्फ शब्द दिया हो और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, साथ ही विकल्प में दोनों ही समास हो, तो उस शब्द में हो संकेत, तो जो संकेत मिलता है, शब्द में हो संकेत मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संकेत के आधार पर हम देखते हैं। जैसे दशानन, दशानन में कौन सा समास है, तो आप देख सकते हैं दशानन में द्विगु समास हो गया या बहुवचनी हो गया, तो इसमें बहुवचनी आपको मार देना है। क्या मार देना है, बहुवचनी। दशानन में कौन सा समास है, तो बहुवचनी आप सही कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बहुवचनी समास को आप। देखिए यहाँ पर दशानन में द्विगु और बहुवचनी समास दोनों हैं, पर ऐसी स्थिति में आपका उत्तर बहुवचनी समास होना चाहिए, क्योंकि बहुवचनी समास को ही सभी समासों में सबसेट माना गया है, और इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा ही बहुवचनी समास होगा। देखिए दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। हिंदी में आज वर्णमाला पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार वर्णमाला के प्रश्न आते हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको और वर्णमाला की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। संपूर्ण वर्णमाला बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। यदि आप इसको सही से देख के चलेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली अब वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हिंदी देखिए वर्णमाला है इसमें। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन से मिलकर बनती है। आपको पता होना चाहिए इसमें कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती, मतलब कुल शब्दों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या, शब्दों की संख्या कह सकते हैं 52 होती है। इसमें 11 स्वर होते हैं, कितने, 11 स्वर होते हैं, और 41 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिसमें 11 स्वर हैं। कौन कौन से स्वर हैं 11, आ से लेके अंगा तक हैं, आपको मैं अभी बताऊंगा आगे चलकर। ये इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो क्या है, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। हिंदी शब्दों में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अब हमारा शुरू हो रहा है कि यहाँ पर वर्ण हमारे क्या है। देखिए दो भागों में बांटा गया है वर्णों को, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में देखिए स्वर क्या है, स्वर एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिससे बोलने का टाइमिंग में फ़र्क होता है। मतलब कि जिसके बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसके बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। व्यंजन भी हमारे कई प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम आ ई उ री, ये क्या है, 4 वर्ण हैं, और इसमें से आ ई उ ए ओ ये 7 वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए, 11 वर्ण हो गए। कितने, 11 हो गए वर्ण।
इसमें स्वर हैं, ये 11 11 के 11 क्या हैं, स्वर हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि स्वर कितने हैं, 11 हैं, 4। और ये क्या है, हस्व स्वर। हस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। आ ई उ री और आ ई उ ए ओ कितने हैं, ये 7 है। तो ये हमारे कितने हुए, 11 हुए। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन आप देख सकते हैं। इसमें से मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि किस क्या क्या बोला जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर ये अढ़ा तक होते हैं। का, खा, गा, घाड़ा सब लेकर ये क्या होते हैं, ये माँ तक तो होते ही हैं, और बाकी सब ला और ढा ये सब होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 25 + 2 + 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27 होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन पूछा जाता है, तो स्पर्श व्यंजन को आपको याद रखना है। अंतस व्यंजन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा होते हैं, 4 होते हैं ये स्पर्श व्यंजन, आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, शा, सा, हा, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, ठीक है। आगत कौन से होते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें आगत बोलते हैं। तो ये कितने हैं, 2 हैं। आगत व्यंजन क्या है, जा और फा, जिनके नीचे बिंदु लगता है, जिनके नीचे बिंदु लगता है वो क्या है, आगत व्यंजन है। यहाँ पर आप देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो शब्दों से, जो वर्णों से, 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ कि छा, छा कैसे बनकर बना है, तो का प्लस सा से मिलकर बना है, क्या, सा, छतरी वाला। और त्रा बना है ता, ता त्रा बना है ता प्लस र से मिलकर बना है, ये क्या है, त्रा। ठीक, ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या 52 है। तो टोटल कितने हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41 है। टोटल 52 हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए स्वर की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी है, 41। टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। आपको याद रखना है। देखिए अगला पढ़ते हैं, अगले चलते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की डेफिनेशन समझिए। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो कितने होते हैं, आपको बताया था 11 होते हैं, और वो स्वर कहलाते हैं। आगे देख समझते हैं इसको। स्वर के प्रकार कितने हैं, प्रकार के होते हैं स्वर। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले ह्रस्व स्वर होता है, फिर दीर्घ स्वर होता है, फिर प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे ज़्यादा बोलने में समय किसका लगता है, प्लुत स्वर का लगता है, और सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर का। और मीडियम बोलने में समय किसका लगता है, दीर्घ स्वर का। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए आप देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके बोलने में कम समय लगता है उसका कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आप एक बार दोबारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर से मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। जो डायग्राम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है वो आपसे उसको लिया गया है। बाकी तो ये नोट्स तैयार किए गए हैं, मगर डायग्राम को आपको महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए उसमें दिखाया गया है कि आप डायग्राम से समझ सकें, इसलिए ये आपका लिया गया है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द वो देखिए ओम, वैसे हम किसी जैसे राम, जैसे नाटक में संवाद, वैसे हम राम ऐसे लिखते हैं, मगर नाटक संवाद में हम थोड़ा खींच के बोलते हैं, इसे ऐसे करके बोलते हैं। तो कहते हैं नाटक संवाद में बोलते हैं, नाटक में या संवाद में बोले जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं, जिसमें हम बहुत खींच कर बोलते हैं किसी भी शब्द को। तो क्या होता है, वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। आप समझते क्यों होंगे प्लुत स्वर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए स्वर कितनी संख्या होती है, 11 होती है, मैंने आपको बताया था 11 होती है। आ ई उ ऋ आ ई उ ए ओ, ये क्या है, स्वरों की संख्या है। अब देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। ऊपर भी आपको बताया था और दोबारा रिपीट हो रही है, 4 है। ह्रस्व स्वर कौन थे, आ ई उ ए, मतलब री। ये क्या है, आ ई उ री है। इसमें सबसे कम समय लगता है बोलने में, तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और जिसकी मात्रा वाले शब्द होते हैं, जिसमें मात्रा लगती है, वो बहुत दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए से एंडी, ए से ऐनक वाला ए, ओ। ये क्या है? ये सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। आप समझ चुके होंगे, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं आती है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है, उसे क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। इसमें मात्रा का प्रयोग होता है और उसको होते होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, और जिसमें थोड़ा खींच कर बोला जाता है शब्दों को, उसमें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला चलेंगे, देखेंगे व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। व्यंजन देखिए, व्यंजन पढ़ेंगे हम। अब महत्वपूर्ण है व्यंजन। देखिए स्वर तो थोड़ा सा कमी है, व्यंजन थोड़ा सा समझने के लिए और याद करने में। समझना ये, याद क्या करना। अगर आप समझ गए तो याद तो अपने पहले ही हो जाएंगे। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। इनके बोलने में स्वर का प्रयोग होता है। जैसे मैं माँ कहूँगा, माँ बोलूँगा, तो माँ के साथ अपने आप में आ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है। वो कि बिना स्वर के व्यंजन बोले ही नहीं जाएंगे, उनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए माँ बोलने में मौ, आ का प्रयोग हो रहा है, ओ का। मौ, मौ, आ का प्रयोग हो रहा है। देखिए कोई भी है जो आ से लेकर री से ऋषि तक हैं, वो स्वर हैं, उनको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। लेकिन उसके आगे कौ से लेकर ज्ञा तक सब क्या हैं? व्यंजन होते हैं। कौ से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं। देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप। व्यंजन के प्रकार सबसे पहले देखेंगे हम, तो ये हमारे होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो मुख्य रूप से। बाकी आगे और पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे और भी होते हैं। मुख्य रूप से आपको 3 याद रखना है। बाकी देखिए अंतस्य व्यंजन मैंने बताया था आपको कितने होते हैं। या, रा, ला, वा। ठीक है, ये अंतस्य व्यंजन है। ये अंतस्य व्यंजन 2 बार लिख चुका है, कोई बात नहीं है। अंतस्य व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्य व्यंजन ये कितने के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन बताया था मैंने, 4 होते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था ऊपर। स्पर्श व्यंजन 4 नहीं होते हैं, काफ़ी होते हैं। मैंने ऊपर अपने डायग्राम से बताया था पूरे कितने होते हैं। 27 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं शो, 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 हो। ये क्या है? ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। आगे व्यंजन में बताया था फ और जौ, जिसके नीचे बिंदु लगता है। बिंदु वाले शब्द होते हैं आगे व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये छा छतरी वाला छा हो गया, त्रा हो गया, और ज्ञा से ज्ञानी हो गया, और श्रा हो गया। ये क्या है हमारे? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। मैंने आपको अभी बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। व्यंजनों की कुल संख्या 11 है। देखिए सॉरी, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या 41 है। इस पर व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी अभी, और दोबारा देखिए सुनिए। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 27 हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें से हमारे कौ से लेकर अड़ा तक होते हैं। और इसमें ये इन्हें उपचित व्यंजन भी बोला जाता है, इन 2 को, अड़ा और ढा, क्योंकि ये उच्चित व्यंजन क्यों होता है? अड़ा और ढा एक से ही प्रयोग हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा, कोई कोई इनका मतलब नहीं समझ सकता, इसलिए इसका मतलब अलग होता है। अड़ा और ड़ा, ये दोनों लाड़ा बोलते हैं, क्योंकि इन पर नीचे बिंदु लगा है। अगर इन बिंदु हटाएंगे तो डा हो जाएगा और ढा हो जाएगा ये। तो ये अड़ा अड़ा होगा दोनों, तो उनको क्या बोलेंगे? उच्छिप्त व्यंजन बोलेंगे। उच्छिप्त व्यंजन द्विगुणी व्यंजन होते हैं। ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ये द्विगुणी व्यंजन होते हैं। ये दो गुण को प्रकट करते हैं। देखिए ड़ा और ढा ये क्या है? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। आपको याद रखना है, ये द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आपकी। आप देखेंगे अंतस्य व्यंजन, मैंने अभी बताया था आपको। अंतस्य व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये 4 प्रकार के होते हैं अंतस्य व्यंजन। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के आपके अंतस्य व्यंजन होते हैं। अगले चलते हैं, आगत व्यंजन देख लेते हैं। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो कितने हैं आगत व्यंजन? मैंने बताया था जौ और फा हैं। क्या हैं? ये आगत व्यंजन हैं, जिनके नीचे बिंदु लगा होता है, उन्हें क्या होते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं, जो बाहर से आए हुए होते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। मैंने अभी बताई थी संयुक्त व्यंजन। देखिए 4 क्या हैं? कौन कौन से? एक मैंने छा छतरी बताया था, एक तिरा बताया था, एक तिरा बताया था, और एक सिरा बताया था, और एक ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञ बताया था। तो ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? आप देख सकते हैं। को छा छतरी को बनाने के लिए हम का और सा का प्रयोग करते हैं। त्रा और त्रा का बनाने के लिए ता और रा का प्रयोग करते हैं। ये हमारा त्रा बनता है।
ज्ञ से ज्ञानी बनाने के लिए ज और यों का प्रयोग करते हैं। शरा बनाने के लिए श और रा का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जो आपके बिंदु वाले शब्द होते हैं। जो बिंदु होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे विसर्ग और स्वर्ग, विसर्ग और क्या हो, अनुस्वर होते हैं। अनुस्वर कौन से होते हैं? अनुस्वर जो जैसे ऊपर बिंदु लगता है तो ये क्या है, इनका बिंदु का महत्व होता है। जो बिंदु है ये, इनका महत्व होता है, इन्हें अनुस्वर बोलते हैं। और जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें विसर्ग बोलते हैं। जैसे मैंने किसी शब्द के पीछे माना क के पीछे ये हमारे विसर्ग हो गए। ये क्या है? विसर्ग हो गए। अगर ऊपर लग जाता तो ये क्या होता था? अनुस्वर हो जाता। ठीक है, ये बिंदु का बोलते हैं अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, ना कोई इनका कोई महत्व होता है, मगर अगर किसी शब्द के साथ ये जुड़ जाते हैं तो इनका महत्व बढ़ जाता है। बाकी इनका कोई अपने आप स्वतंत्र महत्व नहीं होता है। अयोगवाह वर्ण होते हैं कौन कौन से? जो अंग और क्या होते हैं? ये बिंदु वाले होते हैं, और विसर्ग जो पीछे लगते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अनुस्वर, अनुस्वर क्या होते हैं? देखिए अनुस्वर देख लेते हैं। अनुस्वर स्वर के बाद बोले जाने वाला हलंत। क्या है? स्वर के बाद जो बोले जाने वाला हलंत। मैंने अभी बताया था अनुस्वर वही होता है जो पीछे लगता है स्वर के बाद। तो क्या है? अर्धध्वनि, इसे अर्धध्वनि भी कहते हैं। कि होती है अर्धध्वनि भी बोल सकते हैं इसे। जैसे प्रापंच में ये ऊपर लगा है तो ये क्या है? ऊपर बिंदु, ये बिंदु लगा है, इसको कहते हैं अनुस्वर कहते हैं। कंठ में ये ऊपर लगा है, ये क्या है? ये हमारा अनुस्वर है। विसर्ग पीछे लगता है, मैंने आपको समझाया था विसर्ग क्या लगता है? शब्दों के पीछे लगता है। ये महाप्राण सूचक एक स्वर है, इसे महाप्राण भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, इसे अल्पप्राण और महाप्राण भी आपको पढ़ने वाले हैं हम। विसर्ग को देखिए एक बार और देख लीजिए। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है जिसे जिसे प्रातः अतः संभवतः आदि, क्योंकि ये हमारे क्या हैं? ये पीछे लग रहे हैं शब्दों के, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग। स्वर्ग अनुस्वर क्या लगते हैं? ऊपर लगते हैं शब्दों के, और विसर्ग पीछे लगते हैं शब्दों के। जैसे क है या अंग है या जो भी है, आप क्या है? ये अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। देखिए अब इसको देख लेते हैं कि भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। आ ई उ री री ओ का खा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए पूरे कितने हैं? सा हा। इसमें से देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें से क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, ये क्या है? ये अंतस व्यंजन है। ये सारे के सारे हैं। अब देखते हैं छा त्रा ग्रा स्रा, तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। आपने अभी पढ़ा था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन है, जिसमें जा और फा क्या है? आगत व्यंजन है। अब देखते हैं स्वर। देखिए स्वर, आप इस डायग्राम्स को समझते हैं। स्वर कितने हैं? स्वर को मैंने अभी आप बताया था आपको स्वर। तो स्वर को देख लेते हैं क्या है स्वर्ग। तो स्वर्ग देखिए पहले, देखिए स्वर आ ई उ री रे ए, ये क्या है? स्वर हैं। इसमें मात्रा कोई मात्रा नहीं होती है, इन पर कोई मात्रा, जैसी कोई मात्रा नहीं होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका जैसी को क्या है? इनका मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसी मैं आपसे कह दूं कि छोटा आ, तो आ का आ की मात्रा ही होती है। आ पर ई की मात्रा ही होती है। ऊपर ऊ की मात्रा ही होती है। ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसलिए इन पर कोई मात्रा नहीं होती है और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। देखिए आप थोड़ा समझ सकते हैं। अंग और आहा आदि हिंदी हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ना तो ये मुख्य रूप से स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनकी गिनती क्या होती है? अयोगवाह में होती है। आपको याद रखना है ये क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह का अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहें। वर्णमाला में अयोगवाह का स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। आ को अनुस्वर, आ को विसर्ग कहते हैं। रंग इंग अंग ये क्या है? जिसके ऊपर बिंदु लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, और जिनके पीछे बिंदु लगती है उन्हें कहते हैं विसर्ग कहते हैं। अनुस्वर अभी पूछा गया था एग्जाम में, अनुस्वर और विसर्ग। तो क्या आपको समझना है इनको? अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये गिनती स्वर और व्यंजन में दोनों में नहीं होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों ही इनका उपयोग कर सकते हैं। क्या? स्वर और व्यंजन दोनों ही इनका उपयोग कर सकते हैं। ये
ये हमारे आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। अब अगली क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी होती हैं और अल्पप्राण कौन सी होती हैं, और सघोष क्या होता है और अघोष क्या होते हैं। ये आप सारा हम कुछ पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये आज ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको क्लास को यहीं समझते हैं। खाली हमारे समझने के लिए सघोष अघोष बचा है और बाकी चीज़ें। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। हेलो, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी में विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा में, हर किसी परीक्षा में जो इसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें पूछने की संभावना रहती है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम का अर्थ है ठहराव लेना। क्या? ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने और उतार चढ़ाव, ठहराव दर्शाने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ये डेफिनेशन थी विराम चिन्हों की। देख लेते हैं आगे। सामान्यतः हम चिन्ह शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि संस्कृत शैली और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है, क्योंकि चिन्ह शुद्ध शब्द लिखा ही ऐसे नहीं आता। चिन्ह ये ऐसा लिखा है, चिन्ह ही सही शब्द है। क्या है? चिन्ह ही सही शब्द है। इसका उच्चारण चिन्ह होता है, जो कैसे लिखा जाता है। चा, अगर इसे तोड़ेंगे चिन्ह को तो ऐसे लिखेगा चौ धन ई धन हो धन नौ के मेल से बना होता है। तो ये क्या है? विराम चिन्ह को तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, या इसको शब्द विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? मध्य में या अंत में किया जाता है। आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ, जो पूछा गया था अभी, हिंदी वाक्य के जो हमारे कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है। तो ये कितनी मानी है? विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कितनी? 20 संख्या मानी है। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है कामता प्रसाद गुरु। पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना। इन्होंने कहा कि जो सारे सिर्फ पूर्ण विराम है जो हिंदी का है, बाकी क्या है, बाकी शब्द क्या हैं, सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर विराम चिन्हों के प्रकार। पहले देखते हैं पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम कैसे? पूर्ण विराम कोई भी वाक्य होता है, पूर्ण करने के बाद में जब लगता है तो सब पूर्ण विराम बोला जाता है। कोई भी शब्द जब पूर्ण होने के बाद में उसका पीछे चिन्ह लगता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। देखिए आपके सामने दिखाया गया है पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, क्योंकि पूर्ण विराम है ना, ये वाक्य के अंत में होता है। जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? विस्मयबोधक चिन्ह ऐसा होता है, डंडा खींच के नीचे बिंदु लगाए थे, वो विस्मयबोधक सूचक है। प्रश्नवाचक छोड़, ये ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में किया जाता है इसका प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कई बार, तो किसको छोड़कर? एक प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और एक विस्मयबोधक चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने खाना खा लिया, देखिए पूर्ण लग गया यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर लगा है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा है। वह कल आएगा, यहाँ देखिए पूर्ण विराम है। तुम घर चले जाओ, ये भी पूर्ण विराम है। आगे देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम देखिए हल्का सा कहीं ठहराव लिया जाता है, कहीं नाम मात्र के लिए थोड़ा सा रुका जाता है, तो वैसे क्या वो कहाँ क्या लगता है, तो वहाँ पर लगता है अर्धविराम। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, वाक्य को ख़त्म ना किया जाए, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम
रुकना हो तो वह अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखिए अल्प विराम और अर्धविराम में अंतर है। देखिए अर्धविराम क्या होता है, आधा, अर्धविराम मतलब आधा, जिसमें एक बिंदु लगेगा साथ में कॉमा लग जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अर्धविराम। और अल्प विराम खाली कॉमा होता है, वो क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। खाली कॉमा लगा दिया तो क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, वहाँ पर सिर्फ अल्प विराम हो गया। और अर्धविराम एक बिंदु के साथ एक कॉमा, ये क्या है, अर्धविराम है। आप चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपको क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे राम, राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ पर देखिए अर्धविराम लगाया है, अच्छा लड़का है के बाद में, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। देखिए थोड़ी देर के लिए रुका गया है यहाँ पर, तो क्या क्या है, राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। अब जी यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया लास्ट में, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। वही आस्तीन का सांप निकला, यहाँ पूर्ण विराम का सांप प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ वाक्य पूर्ण हो गया है। अल्प विराम बहुत ही कम समय के लिए, नाम मात्र के लिए जब ठहरा जाता है तो वहाँ अर्धविराम का, अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ कुल कुछ क्षण के लिए, जैसे जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम, कम देर रुकना हो तो क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर क्या प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कम देर तक रुकना हो, बहुत ही कम देर तक रुकना हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप समझ सकते हैं इनको। जैसे श्याम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ क्या क्या है, ये सब क्या है, ये अल्प विराम हैं। अब देखिए अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे अंकों को लिखते समय 1, 2, 3 के बीच में जो कॉमा है, इन्हें कॉमे को तो ये अल्प विराम बोला जाता है। आपको कॉमे का मतलब हिंदी में अल्प विराम का याद रखना है। हाँ और नहीं के बाद नहीं या कम नहीं हो पाएगा, देखिए विराम, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग भाग शेर आया, देखिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, भाग भाग के। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद 23 जनवरी, देखिए यहाँ है अल्प विराम का प्रयोग, फिर लिखा है 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, कोई किसी से प्रश्न करते हैं हम या प्रश्न किया जाता है, प्रश्न चिन्हों का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब किसी से प्रश्न, तब प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है कि अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न या सवाल पूछे जाने की अनुभूति हो, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए आगे है, देखिए तुम तो यहाँ के नहीं लगते, ये प्रश्न किया गया है, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तुम कहाँ गए थे, तुम अपना काम बताओ। ये क्या है, सब प्रश्नवाचक क्या है, वाक्य हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इनके बीच में। प्राय प्रश्नवाचक जैसे क्या, कहते नहीं है क्या है, तो ये प्रश्न है, कहाँ गए थे प्रश्न है, क्यों, ऐसा क्यों, तो ये सारे प्रश्न ऐसे वाक्यों में लगता है। कब, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए आश्चर्य चिन्ह या विस्मयवादी चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को देख के उत्साह का आनंद लेते हैं या भय का अनुभव प्रकट करते हैं या कुछ शोक का भाव प्रकट करते हैं, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयबोधक चिन्ह का या विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल और परिभाषा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वैसे ही है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या है, विस्मयवादी सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, जब हम किसी देख के कहते नहीं है कोई आश्चर्य होता है तो हमें घृणा, कोई घृणा होती है, हम कहते हैं अच्छी अच्छी, तो होता है शोक, जब दुख के समय हर्ष, आनंद का भाव प्रकट होता है, आदि भाव का बोध करने के लिए किया जाता है। विस्मयवादी बोधक शब्दों जैसे ओहो, छी, अरे, अरे यार, शाबाश,
अच्छा, हाय हे भगवान, काश क्या अंत अंत में आश्चर्य चिन्ह या विश्वबोधित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओहो छी छी, अरे अरे, ये सारे क्या वाक्य हैं, इनमें क्या, इसके वाक्य में क्या है, ये विसंवादक चिन्ह का प्रयोग है। मैंने बताया था विसंवादक क्या होता है, एक डंडा खींच के उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी इतनी गंदगी है। अच्छा, ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश, तुमने, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। अब देखिए, निर्देश चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह। देखिए दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक थोड़ा सा, एक होता है डैश। देखिए यहाँ निर्देशक चिन्ह डैश या सहयोग चिन्ह क्या होते हैं, ये आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे जो ऐसे एक होता है डैश चिन्ह, थोड़ा लंबा खींचा जाता है, और एक होता है छोटा सा चिन्ह, इसके छोटा सा। देखिए अब इनमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है। निर्देश चिन्ह जैसे संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित दिशा में किया जाता है। कौन कौन सी दिशाओं में किया जाता है इसका प्रयोग, किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। देखिए किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाने के लिए, जैसे जैसे कि कोई भी कथन कह देता है तो उसके वाक्य को दर्शाते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, किसने, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। तो ये क्या है, डैश चिन्ह लगा दिया बीच में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब किसी वाक्य को दर्शाने के लिए किसी व्यक्ति के वाक्य को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या उसके वाक्य को लिखा जाता है तो सामने उस व्यक्ति के, तो ये क्या होता है, निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने पर क्या होता है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए संयोजक चिन्ह है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक देखिए, जैसे दो दो हाथ हो जाएं, सौ सौ कोस तक पानी का नामो निशान ना था, कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। युग्म शब्द के मध्य, जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए। तुलनावाचक, सा सी से के पहले लगता है इसे, झील सी आँखें, सागर सा हृदय, चीते चीते सी गति। कोष्टक, अब कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे, कोष्टक कब का प्रयोग होता है। कोष्टक में देखिए, कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य, जिसे देखते हैं यहाँ थोड़ा सा। देखिए वाक्यों के मध्य किया जाता है। ऐसी ये हमारा तो कोष्टक कितना होते हैं, तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। देखिए सबसे पहले लघु कोष्टक को देखते हैं, ये लघु कोष्टक बोलते हैं, चाहे छोटा कोष्टक बोलते हैं। मझला कोष्टक ऐसे लिखा जाता है, और बड़ा कोष्टक ऐसा होता है, ठीक है। ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, ये मझला हो गया, और ये बड़ा हो गया। तो ये सारे कोष्टक हैं। और इसमें देखिए किस कहाँ का प्रयोग होता है इनका, ये तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी साहित्य में। इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है, जोड़ी में होता है इनका प्रयोग, क्योंकि एक कोष्टक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऐसा कर दिया ऐसा नहीं माना जाता है, दोनों कोष्टक लगाने पड़ते हैं तभी कोष्टक माना जाता है। ये कोष्टक है। देखिए ऐसी दशहरे के अवसर पर दशानंद, देखिए यहाँ पर दशानंद को रावण के नाम से जाना गया है, इसलिए उसको कोष्टक में ले लिया, कहते नहीं ब्रैकेट में ले लो शब्द को। जब क्योंकि शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा जाता है तब उसका प्रयोग होता है, जब शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा जाता है तब क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो ये कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को, ये भी याद रखना है आपको, ये सही क्वेश्चन है। और बाकी देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही राष्ट्रपति कहा गया है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे ही। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इनको उन्हीं के बारे में दो बार कुछ बात कही गई है। तो एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति को कहा गया, ब्रैकेट में लिखा गया या कोष्टक में लिखा गया कह सकते हैं। तो ये हमारा कोष्टक में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का दो बार प्रयोग होता है,
या 2 बार दर्शाना होता है उसी व्यक्ति को, या पर्यायवाची शब्द आ जाता है उसके स्थान पर, तो क्या होता है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति के कथन को जो का तो, जैसे गांधी जी ने कहा था, तो इसका गांधी जी ने कोई बात कही थी तो वो उसका वाक्य को जो का तो लिखा जाता है, तो उनको डबल कॉमे कहते नहीं है, डबल कॉमे में लिखो वो वाली बात जो उनकी बात को कही गई है, जो जो उनका कथन कहा गया है, उसका जो का तो लिखने के लिए क्या प्रयोग होता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। क्या है, गोदान को सबसे प्रमुख और क्या कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। देखिए यहाँ पर किसी भी गोदान के शब्द का प्रयोग हुआ है खास चीज़ को दिखाने के लिए, खास चीज़ को दिखाने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, जब सिंगल कॉमा का प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ सिंगल कॉमा है, तो क्या होता है कि किसी भी विशेष चीज़ का प्रयोग किया जाता है विशेष चीज़ को दिखाने के लिए। और जब डबल कॉमे का प्रयोग किया जाता है तो किसी कथन को जो का तो दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप दोनों में समझें। लेकिन यहाँ पर किसी विशेष चीज़ को दिखाया गया है तो सिंगल कॉमा में दिखाया गया है, लेकिन किसी वाक्य को अगर दिखाएंगे किसी के वाक्य को जो का तो हम किसी का फेरबदल नहीं कर सकते, तो उसी वाक्य को जो का तो लिखेंगे तो वो डबल कॉमे में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर किसी और के द्वारा लिखे गए वाक्य या शब्दों को जो का तो लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे हम अभी एक देखते हैं एग्जाम्पल इसके बारे में। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। देखिए इनमें यहाँ पर क्या लिखा है, डबल कॉमे में ये बात लिखी गई है। अब देखते हैं उपविराम। उपविराम क्या होते हैं या अपूर्ण विराम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब किसी दो वाक्यों को क्या होता है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ, जब किसी वाक्य को अलग दर्शाना होता है, कहते नहीं है कि ये कॉमा लगा दो, जैसे आप किसी का ऐसे लगा देते हैं बीच में कॉमा, फिर लिख देते हैं कोई बात, पूरा कथन कर देते हैं, तो क्या किसका प्रयोग होता है, अपूर्ण विराम, या क्या होता है, अपूर्ण विराम को क्या और क्या कहते हैं, उपविराम भी कहा जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। उदाहरण राम घर जाता है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को अब किसका विवरण दिया जाता है तभी प्रयोग होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। क्या सूचना देने या निर्देश देने या विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। देखिए ये निम्नलिखित नियमों का पालन करें, अब इसके नीचे ये विवरण चिन्ह लगा दिया, अब इसके नीचे निर्देश लिख दिए गए, ये लगा दिया। देखिए यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा दिया और उसके नीचे निर्देश लिख दिए गए। जैसे भारत में आम, इसके लगा देते हैं और बाहर नीचे निर्देश लिख देते हैं या सामने निर्देश लिख देते हैं इसके। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं। देखिए कुछ ऐसे करके और निम्न लिख देते हैं नीचे कौन कौन सी किस्में हैं, ऐसे करके उनका विवरण दे देते हैं। ये विवरण चिन्ह हो गया। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जब हम किसी वाक्य को दोबारा लिखते हैं कि राम ने फल खाया, राम ने खाना खाया, तो राम का बार बार नाम ना लिखकर हम क्या करने लगते हैं, हम यहाँ ऐसे ऐसे निशान लगाने लगते हैं कि वह घर गया, वह राम सो गया, राम ऐसे गया, तो क्या कहते हैं बार बार उसका क्या करते हैं वो लगाने लगते हैं हम, क्या वो पुनरुक्ति चिन्ह या दोबारा दोबारा। पुनरुक्ति का नाम ही है दोबारा आना, तो किसी वाक्य का दोबारा दोबारा प्रयोग होता है हर वाक्य में, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं तो हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं। समझ गए आप। ये आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी वीडियो थोड़ी रह गई है, अब मैं आपको दोबारा समझाने की प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग इसमें दिया गया है। जैसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जैसे राम ने 100 रुपये दिए, श्याम ने 100 रुपये दिए, प्रकाश ने 100 रुपये दिए, सबने 100 रुपये दिए हैं, तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया हमने। अब आकाश ने 50 रुपये दिए तो इसलिए पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ करके हमने आकाश का ले दिया। देखिए सबने 100 रुपये दिए थे इसलिए। आगे देखते हैं हम लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप देना होता है। जैसे BA लिखकर, जैसे हमने BA लिखा और उसको दे दिया, जैसे BA लिखा हमने BA
तो क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट को हमने संक्षिप्त रूप दिया है। जब किसी का संक्षिप्त रूप दिया जाता है किसी वाक्य को, तो क्या करते हैं, वहाँ पर लगाव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का डाल का खाली और चिन्ह लगा दिया, लगाव चिन्ह। तो क्या है, ये लगाव चिन्ह प्रयोग हुए हैं सारे, देख सकते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग होते हैं। लोप चिन्ह इसी कोई दोहा लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, तो हम सिर्फ शुरू का वाक्य लिखते हैं और लास्ट का वाक्य लिखते हैं, और बाकी बीच का गैप दे देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे लगाव चिन्ह ही होते हैं। अब ये लोप चिन्ह है, जब वाक्य के अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, इसी में मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा। तो जब पूरे वाक्य को लिखकर उसके बीच जब कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं और लास्ट में और पहले ही वाक्य लिखा जाता है, तो बाकी क्या प्रयोग करते हैं, उसमें उसी प्रयोग करते हैं और छोड़ देते हैं बाकी चीज़ें। तो ये क्या है, इसमें जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं उसी के स्थान पर हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते नहीं है, जैसे राम को लिखना हो तो राम को हम ऐसे आकाश लिखें राम, तो ये क्या है, बहुत खींच के बोलते हैं राम। तो ये क्या है, हम यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है हमारा। जब किसी वाक्य में देखिए राम अगर छोड़ दें तो बहुत राम बोल देंगे हम, मगर अगर हम इसको ऐसे रख करके यहाँ पर ये लगा दिया हमने, तो बहुत खींच के बोला है शब्द को, तब ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अधिक समय लगता है, वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के को और लघु मात्रा का, की, कु, को, कर को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया राम का, आप समझ गए होंगे अगर आपने सही से समझा होगा तो। इसे देखते हैं, देखत भृगु पति बेसु कराला। तो ये क्या है, इसमें देखिए कौन दीर्घ है कौन लघु है। ये 16 मात्रा हैं, को एक मात्रा तथा को ये एक मात्रा है, और इसका ये वाला दीर्घ चिन्ह 2 मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो ये इसको एक मात्रा गिना जाता है, इसको 2 मात्रा गिना जाता है, ऐसे लगा देते हैं। तो हस्तबंध चिन्ह, जब कोई वाक्य लिखने से छूट जाता है तो हस्तबंध चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई अथवा शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है, तो क्या करते हैं, नीचे हस्तबंध चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा गांधी जी बहुत सहनशील व्यक्ति थे, तो सहनशील छूट गया, तो हमने ऊपर को ऐसे करके गांधी जी व्यक्ति थे खाली लिख दिया हमने, गांधी जी व्यक्ति थे, सहनशील छूट दिया हमने, तो हमने क्या किया, उसको ऐसे लिख के ऊपर लिख दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे सहनशील पूरे वाक्य में, तो माना जाता है। जब कोई वाक्य लिखने छूट जाता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, हस्तपद चिन्ह या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखिए आप सकते हैं, राम कल जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली छूट गया लिखने से, तो दिल्ली हमने ऊपर लिख दिया, समझ गए होंगे आप। तुलनात्मक चिन्ह, जब किसी की तुलना करनी होती है तो तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बराबर का इंसान तो सब समझते हैं, सबको पता होता है। आके अशिक्षित अनपढ़, देखिए यहाँ पर अशिक्षित का मतलब ये अनपढ़ होता है। 4 और 4 8, तो क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर का निशान लगाए जाते हैं, आ और बा के बराबर का निशान लगाए जाते हैं, ये सिर्फ बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समाप्ति सूचक है, जब किसी कोई चीज़ वाक्य या कोई पैराग्राफ या कोई बात समाप्त हो जाती है, तो समाप्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे करके ऐसे और ऐसे लगाए जाते हैं। तो ये समाप्ति वाचक चिन्ह आपने सबने लगाया होगा, तो ये समाप्ति बोधक चिन्ह है। देखते हैं, चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है। टीका सूचक चिन्ह, जब किसी पर टीका सूचक चिन्ह क्या होता है, टीका सूचक चिन्ह जब किसी पर टीका कोई लिखी जाती है तो इस पर टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं टीका सूचक चिन्ह कैसे लगते हैं, टीका सूचक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, और पाद बिंदु, ये पाद बिंदु ऐसे लिखे जाते हैं। जब किसी वाक्य को लिखना होता है तो हम पाद बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। जय हिंद। हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम संधि की पढ़ेंगे। संधि में जो आपके एसआई सिलेबस में संधि पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। देखिए संधि क्या कहते हैं, संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भानुदय, तो भानुदय छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं, तो क्या हो गया भानुदय। ये महाउर्मी लिखा है तो महाउर्मी, देखिए यहाँ पर महाधनु उर्मी, तो यहाँ पर महाउर्मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम संधि पढ़ रहे हैं। तो ये अभी हम इसमें ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सी आपकी किस प्रकार की संधि है, प्रकार संधि है आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम संधि विच्छेद करने के नियम देख लेते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से उनकी पहली स्थिति में पहुंचा दिया जाना, वर्णों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने कहा संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे विद्यालय लिखा, विद्यालय को अगर हम तोड़ देंगे, विद्या प्लस या धन आलय हो जाता है, तो ये क्या होता है, विद्यालय हो जाता है। तो यही है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के नियम यही हैं। अब देखिए जैसे विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, ये हो गया ये संधि है, ये संधि है और ये विच्छेद है। तो ये विद्यार्थी और ये विच्छेद, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, गजानन क्या हो जाएगा, गजधन आनंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, संधि के भेद पढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि देखेंगे, फिर विसर्ग संधि देखेंगे, तीनों संधि देखेंगे। स्वर संधि क्या होता है, स्वर्णों के मेल से होने वाले विकारों क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के विकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। विसर्ग, अगर किसी संधि में विसर्ग देखने को मिलता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी आप समझेंगे तीनों को, फिर आपको समझ में आएगा। स्वर संधि, देखिए स्वर संधि क्या है, स्वर संधि है स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ जो मेल होने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर परधन उपकार तो यह हो जाएगा परोपकार हो जाएगा, पुस्तक धन आलय तो उसे पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि के भेद हैं। देखिए आप देखते हैं स्वर संधि के भेद। सबसे पहले देखिए इसमें स्वर संधि के भेद क्या है, ये आपने अभी तक क्या पढ़ा, स्वर संधि पढ़ी थी, तो इसमें हम अब पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। भेद में देखिए क्या होता है, भेद भी आपके याद रखने के हैं, भेद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि दीर्घ संधि क्या होती है, देखिए दीर्घ संधि होती है जब हस्व या दीर्घ स्वर, हस्व स्वर क्या होते हैं, इसमें बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। हस्व या दीर्घ या आ ई ऊ से परे क्रमशः हस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो हस्व क्या होता है, जो जिसमें बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ क्या होता है, इसमें बोलने में अधिक समय लगता है। तो दोनों के मेल से दीर्घ, देखिए आ प्लस आ बनाया तब भी क्या होगा, बड़ा आ बनेगा। ई प्लस ई बनेगी तब भी क्या होगी, बड़ी ई बनेगी। और ऊ प्लस ऊ बनेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और यदि छोटा और बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। छोटी ई बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। छोटा को बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। आपको ये याद रखना है। थोड़ा समझ लीजिए, जब हस्व या दीर्घ आ ई ऊ से परे क्रमशः हस्व स्वर दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा थी आपको याद रखने के लिए। अगला देख लेते हैं, जैसे आ प्लस आ बड़ा आ बन गया, छोटा आ प्लस छोटा बड़ा बन गया, छोटा प्लस बड़ा बन गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बड़ा ई बन रही है। ये सब क्या है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। छोटी प्लस बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी 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 बन जाएगी, बड़ी प्लस छोटी बड़ी बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ऊ बनेगा। आपको ये याद रखना है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ प्लस छोटा आ बन रहा है तो बड़ा बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है तो विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पर विद्याधन अर्थी तो विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ देखिए छोटा हुआ है, यहाँ भी छोटा हुआ है तो बड़ा बन गया। देखिए यहाँ छोटा हूँ, यहाँ भी छोटा हुआ तो सुवक्ति, बड़ू की बात लगी तो सुवक्ति हो जाएगा, सुधन युक्ति। तो ये दीर्घ क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण से आप समझते चलना। यदि आपको समझ में ना आए पहली बार, दूसरी बार वीडियो को जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। गुण संधि क्या है, जब आ और आ के आगे ई ऊ री आए तो देखिए आ के आगे क्या आना चाहिए, या ये आना चाहिए ई, या फिर बड़ी आ जाए, या फिर बड़ी आ जाए, या फिर छोटा ऊ आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, तो या फिर री से आ जाए। आगे या बड़ा के आगे तो क्या हो जाएगा,
तो इनके परस्पर मिलल से क्रमशः ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग ना समझ के आप मेरी भाषा को समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैसे बनना है। देखिए अगर हम देखेंगे आ प्लस ई तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आ प्लस ई, आप इसको पढ़िए दोनों मिलाकर तो आई हो जाएगा, आए तो ये आए बन रहा है। आ प्लस बड़ी तब भी आए बनेगा, आ प्लस छोटी तब भी ए बनेगा, आ प्लस बड़ी तब भी बड़ी बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस छोटा हो तो ओ बनेगा। आप समझ रहे हैं यहाँ चीज़ों को, देखिए समझते चलिए। ये देखिए आप यहाँ इसका उदाहरण देख लेते हैं। आ प्लस बड़ा ऊ तो क्या है, तब भी ओ बनेगा, आओ। देखिए आओ, आओ तो बन गया आओ। आ प्लस ऋषि से आर बन गया, आ प्लस ऋषि से ये भी आर बन रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर आ प्लस ई तो ए बन गया, तो ये हो गया महा, ये आ वाला है, फिर ये ई आ गई तो ये महेश हो गया, तो ये ए बन गया, नहीं हो गया। देखिए एक ही मात्रा लग गई इसमें तो ये हो गया महेश। ये आ ऊ ओ तो ये आ ऊ हो गया, तो जल है, यहाँ आ है, ये ऊ है, तो आ और ऊ बनके क्या बने, ओ बनते हैं। आ ऊ बनके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। तो यहाँ ओ की मात्रा लग गई, लापा ओ की मात्रा है जलोढ़ तो ये जलोढ़ हो गया। आ प्लस ऋषि ऋषि तो ये आर बनता है। ये ऊपर उड़ जाता है रा, तो ये तो यही तो है जो ऊपर उड़ गया रा, तो यही क्या है, महर्षि। क्योंकि ये ऋषि ऋषि होकर ये महाधन ऋषि है, तो ये महर्षि हो जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखते हैं, देखेंगे वृद्धि संधि क्या है। जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए वृद्धि संधि कैसे होगी, सबसे महत्वपूर्ण देखना है आपको। अगर किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ मतक्य, क्या होता है, ये देखिए दो मात्रा लगा दी मैंने ऊपर, तो आपको ये देख के समझ जाना है। अगर परिभाषा समझ में ना आए आपके तो आप ये मेरी बात याद रखना, किसी भी शब्द पे दो मात्रा लगी हो तो क्या होते हैं उसमें अधिकतर नहीं, 99% मतक्य में वृद्धि संधि होगी, और जिसमें दो मात्रा होंगी 99% उसमें क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। देखिए आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे वृद्धि संधि होगी। देखिए यदि छोटा और बड़ा के बाद ये शब्द आ जाए तो क्या है, ए हो जाता है। जैसे ओ और ओ हो तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, बड़ा ओ बन जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ आ प्लस ए तो क्या बड़ा ए बन गया, आ प्लस बड़ा ए तो ए बन गया, आ प्लस छोटा ए तो भी ए बन गया। तो ये वृद्धि हो रही है कि एक मात्रा बढ़ जा रही है। देखिए ये तो खुद ही एक मात्रा होती है, लेकिन आपने दो मात्रा लगी समझे होंगे तो ये क्या है, कभी छोटे छोटे ए पे आपने मात्रा देखी है, नहीं देखी होगी, तो मगर बोलते हैं एक ही मात्रा, बड़े ए पे एक ही मात्रा देखी होगी, तो यहाँ दो मात्रा होती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ प्लस ओ तो बड़ा ओ बन गया, आ प्लस ओ बड़ा ओ बन गया। तो अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आ ओ तो ये क्या ओ बन गया। देखिए परम औसत तो ये क्या हो गया, परमौसत। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर परम है और यहाँ औसत, तो ये दो मात्रा हैं, तो यहाँ पर दो मात्रा का मतलब यही है, आप समझाना ये परम औसत है। आ या तो अपनी परिभाषा याद रखना या फिर मेरी बात याद रखना, दोनों में से एक याद जरूर रखना आप। चलिए आगे देखते हैं, यण संधि। यण संधि क्या है, यण संधि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। जब ई बड़ी के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त अन्य स्वर आए, क्या ई और बड़ी के बाद ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, मतलब इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो ई और ई के स्थान पर या बन जाता है। और ऊ के बाद यदि ऊ वर्ण के अतिरिक्त ऊ ना आए और कोई वर्ण आ जाए तो उसकी बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ऊ का वाह बन जाता है, वाह। यहाँ ई बनेगा, ई और ई के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर या बनना था, और ऊ के बाद में तो यहाँ वाह बन जाता है, वाह वकील वाला। और ऋषि के बाद यदि कोई व्यंजन सुर आता है तो रा बन जाता है, हलंत वाला रॉ। आपको यह भी याद रखना है। देखिए अगला चलते हैं और इसकी परिभाषा आप देखिए, इसको उदाहरण देख लेते हैं तभी समझेंगे आप। देखिए ई है और ये आ है तो या बन गया। देखिए ई प्लस आ तो ये क्या हो गया, आ या हो गया। तो यदि यद्यपि हो गया, देखिए या बन गया। ई और बड़ा है तो या बन गया, ई या। इसको पढ़ेंगे तो या हो जाएगा। देखिए या, इनको दोनों को पढ़िए तो या हो जाएगा। तो ये क्या है, देवी आगमन, तो यहाँ पर या बन गया, देवी आगमन हो गया। आप चीज़ों को समझेंगे तभी समझ में आएंगे, आपकी नहीं आती है तो दोबारा देख सकते हैं। अयादी संधि क्या है, तो ये अयादी संधि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अयादी संधि देखिए, ए और बड़े के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाता है
तो ए का आय हो जाता है और बड़े ए का आय हो जाता है। देखिए यहाँ एक मात्रा नहीं है, यहाँ मात्रा नहीं है, तो यहाँ इसमें आगे बाद में ही मात्रा नहीं है, छोटा आ है। यहाँ मात्रा है ए पे, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर यहाँ बड़ा आ हो जाता है। यदि और या ओ और ओ के बाद ओ बढ़ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और बड़ा ओ का क्या होता है, आ हो जाता है। आपको यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। यदि आप संधि एक बार समझ गए तो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगी, और ये क्लास आप ढंग से देखते हैं तो आपको वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने वाली है, और नहीं आती है समझ में तो दोबारा दे सकते हैं। आप देखते हैं इसी एग्जाम्पल, देखिए बड़ा आए और आए, तो ए आए तो आए हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गे धन आयक, तो ये क्या है, गायक हो जाएगा। यहाँ पर ओ धन ई, तो ये क्या हो जाएगा, ओई ओई, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनना है, ओ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जा रहा है औ, तो यहाँ आओ बनना है, तो यहाँ पर ओ प्लस ई, तो 9 प्लस 1 नाविक हो जाएगा, 9 प्लस 1 नाविक हो गया। यहाँ वाह बन गया, यहाँ या बन गया। देखिए यहाँ पर कोई या नहीं था, देखिए आप इसको छोड़ के दीजिए, इसको देखिए छोड़ के दीजिए, इसको खाली इसको देखिए एग्जाम्पल को, खाली एग्जाम्पल को देखना, इसको अभी मत देखना, इतने को भी मत देखना, इतने हिस्से को मत देखना अभी। यहाँ देखना गे प्लस अक, तो गायक हो गया, या बन गया। 9 प्लस 1 नाविक बन गया। चलिए अगला देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन क्या होते हैं, 13 स्वर होते हैं, और स्वर के बाद में का से लेकर ज्ञात तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं सारे। आपने अगर ये व्यंजन वाली वीडियो नहीं पढ़ी हो तो आप वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञात तक होते हैं, ज्ञात से ज्ञानी तक, क्या से लेकर ज्ञात से ज्ञानी तक होते हैं। आपको याद रखना है, का से लेकर ज्ञात से ज्ञानी तक होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, देखिए जगत, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गया। सत प्लस चरित, सच्चरित हो गया। ये क्या होते हैं, ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि होती है, आप देखेंगे विसर्ग संधि जो हमारी लास्ट, देखिए विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे किसी का पीछे नहीं लगते हैं, ये विसर्ग लग जाता है, तो ये विसर्ग की है। अगर नी प्लस फिर छल लिख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चल, तो यहाँ सा बन जाएगा बीच में, तो ये निश्चल हो गया। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका उदाहरण, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। नी प्लस छल, तो क्या हो गया, निश्चल हो गया। वही प्लस मुख, वही मुख हो गया, क्या हो गया, वही मुख। तो आप देख सकते हैं ये कि ये विसर्ग लगा है नी के पीछे, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। वही के पीछे क्या लगा है, ये विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग संधि है। तो बहिर्मुख हो जाएगा, यहाँ पर रा प्लस जुड़ गया, यहाँ सा जुड़ गया बीच में। देखिए यहाँ कोई सा नहीं था तो यहाँ सा जुड़ गया, आधा सौ। यहाँ कोई रा नहीं था तो यहाँ रा जुड़ गया। तो ये विसर्ग आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं दोबारा। यदि आप, क्योंकि मैंने ये जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में आपको ये पढ़ाया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों में ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।